आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। सबसे पहले जवाब तो चाहिए देखने वाले और सुदर्शन न्यूज के तमाम दर्शकों को हमारी पूरी टीम की तरफ से अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शुभकामनाओं का सिलसिला है तो देखिए पंजाब में भी शुभकामनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। अब अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। नए सीएम का नाम भी सामने आ गया है। चरणजीत सिंह होने वाले हैं नए सीएम। उनको शुभकामनाओं का दौर शुरू हो गया है। लेकिन इन सबके बीच सवाल बड़ा उठ रहा है कि क्या कांग्रेस में अभी आगे भी शुभकामनाओं का दौर होगा। मेरा मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि क्या कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है, क्योंकि पंजाब की सियासी हलचल, पंजाब में आए सियासी भूचाल के बाद इसकी सुगबुगाहट हर उस राज्य में सुनाई देने लगी है जहां पर कांग्रेस की सरकार है, फिर वो चाहे राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो। राजस्थान में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। पहले भी हम देख चुके हैं कि सचिन पायलट खेमा और अशोक गहलोत का खेमा आमने सामने आ चुका है। इन सब के बीच कुछ छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि ये तो छोटे मोहरे हैं, क्या सीधा सीधा सवाल बड़े मोहरे के लिए पूछा जाना चाहिए? क्या कांग्रेस आला कमान या कांग्रेस की नेतृत्व क्षमता जिनके हाथों में है, क्या उनका करिश्मा खत्म हो रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी का क्या अंत सामने आ गया है या मुश्किलों का दौर अभी भी जारी रहेगा? ये तमाम सवाल उठने लगे हैं पंजाब की सियासत में बड़े उलटफेर के बाद। तो क्या होगा राजस्थान और छत्तीसगढ़ का हाल, क्या होगा कांग्रेस का हाल? इन सभी बातों को आज समझेंगे अपने विशेष अतिथियों से। लेकिन सबसे पहले आइए समझ लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिर क्यों हम कह रहे हैं कि कांग्रेस में हो रही है महाभारत। ये है राजस्थान विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी। ये विधानसभा में बोल रही है, मुझे अध्यक्ष पद से हटा दीजिए। स्पीकर जोशी और संसदीय कार्य मंत्री धारीवाल के बीच जमकर किसान की परिभाषा को लेकर नोकझोंक हो गई। दोनों के बीच तकरार इतनी बढ़ गई कि सीपी जोशी अपना आपा खो बैठे और कहने लगे, मुझे अध्यक्ष पद से हटा दीजिए। मंत्री जी सदन में चला रहा हूँ, आप नहीं चला रहे। मध्य मंत्री जी सदन में चला रहा हूँ। आई विल नॉट अलाउ इट। I will not allow it. I say I will not allow it. Record नहीं होगा. Don't put me in a embarrassing position. Don't put me in a embarrassing position. I'm extremely sorry. मुझे अध्यक्ष रखना है, हटा दीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं अध्यक्ष बैठा हूँ तो मैं अपने खत्ते मारूं, नहीं हटा दीजिए, कोई तकलीफ नहीं मुझे। वहीं ओएसडी लोकेश शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे राजस्थान के रण में सियासत एक बार फिर तेज होने लगी है। दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस में भी कलह चल रही है। अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। पंजाब के हालात के बाद अब राजस्थान में भी कुछ ऐसे हालात दिख रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस का सियासी झगड़ा अभी तक नहीं सुलझा और शायद राजस्थान की राजनीति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कंट्रोल में नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जिस तरह से अपने ही मंत्री से उलझ गए हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह आमने सामने हैं। दोनों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान चल रही है। इन स्थितियों को देखकर यही लग रहा है कि कांग्रेस से अपना खुद का कुनबा नहीं संभल रहा है। आने वाले वक्त में कांग्रेस इन सब से कैसे पार पाएगी, क्योंकि बगैर परमानेंट अध्यक्ष के कांग्रेस कब तक चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो क्या कांग्रेस का कुनबा बिखर रहा है? और अगर कुनबा बिखर रहा है तो क्या कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल है? ये मुश्किल किस कदर कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन सकती है? आइए इन तमाम सवालों के साथ आज की शुरुआत करते हैं चर्चा की। और हमारे साथ जो विशेष अतिथि जुड़े हैं, जरा ले आइए पैनलिस्ट को स्क्रीन पर। स्वागत करती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं खेमचंद शर्मा जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं चंद्रमोहन शर्मा जी, और हमारे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अविनाश जी भी इस पैनल का हिस्सा हो चुके हैं। तीनों आ गए टीवी स्क्रीन पर। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। चंद्रमोहन जी, आज तो शुरुआत आपसे बनती है। सबसे पहले तो अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को। और अब मेरा सवाल चंद्रमोहन जी, क्या हो गया कांग्रेस में? कुनबा संभलते नहीं संभल रहा है साहब। अनंत चतुर्दशी की आपके सभी दर्शकों को मुबारक, और पंजाब की जनता को नया मुख्यमंत्री मिलने का, वो भी दलित मुख्यमंत्री मिलने का बहुत बहुत मुबारक। और पंजाब का कुंडबा संभलता नहीं है, ये उदाहरण आपके सामने रखा लोकतंत्र के अंदर उस मर्यादित पार्टी ने
जो लोकतंत्र की परिभाषा को सिखाना चाहती है उस सत्तारूढ़ पार्टी को, जिसके अंदर बंद कमरे के अंदर सरकारें गिरा दी जाती है और बंद कमरे के अंदर सम्मानित मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट को चुपचाप अंधेरे के अंदर धकेल दिया जाता है और कोई आंसू भी बहाए उसे रोने नहीं दिया जाता। ये लोकतंत्र की परिभाषा के अंदर मुख्यमंत्री अगर रिजाइन दे, वो अपना दर्द भी बयां करते हैं, वो अपनी बात भी रखते हैं, और कोई मुख्यमंत्री अगर आता है वो भी अपनी बात रखता है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अपनी बात कहना पार्टी के सामने, पार्टी हाईकमान के सामने, अगर आप लोकतंत्र की बात करेंगे तो फिर अमरिंदर सिंह अगर ये कहते हैं कि उनको ह्यूमिलिएशन फील हो रहा था, घुटन हो रही थी इंटरनल डेमोक्रेसी को लेकर, आपके ही G23 के जो नेता हैं उन्होंने इंटरनल डेमोक्रेसी पर बहुत सवाल उठाए थे। खैर, बात सीधी सीधी कि आप पंजाब की तरफ ही सिर्फ जा रहे हैं। पंजाब तो सिर्फ एक शुरुआत है। हमने राजस्थान की भी बात की, राजस्थान में जो हो रहा है वो सबके सामने है, छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है वो सबके सामने है। तो कुनबा बिखर रहा है, कुनबा संभल नहीं रहा और इसीलिए नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठ रहा है। देखिए, कुनबा बिखर नहीं रहा, ये आप कह रहे हैं, सुदर्शन न्यूज कह रहा है, लेकिन देश की जनता कह रहे हैं कि कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है, कांग्रेस की सरकारें बढ़ रही हैं और भाजपा की सरकारें निरंतर स्टेट से नीचे गिर रही हैं और उनकी जो स्टेटों में सरकारें थी वो कम होती जा रही है, उनका कुनबा बिखर रहा है। तभी तो उनके पास आए हुए उनके टीएमसी के जो नेता थे वापस धक्का देके टीएमसी में चले गए हैं, तो उनका कुनबा बिखर रहा है। जिस नाम से वो बंगाल के अंदर इलेक्शन लड़ने गए, जिन लोगों को लिया कि उनके पास अपना तो नेता है नहीं, कांग्रेस के नेता लेंगे, बाहर के नेता लेंगे, अपने नेता तो एक ही है। हम फिर अगर बात करने लगेंगे तो कांग्रेस की बड़ी लंबी फहरिस्त निकल आएगी। फिर ऐसे बात करने लगेंगे तो फिर कांग्रेस की भी बड़ी लंबी फहरिस्त निकल आएगी और उस फहरिस्त में बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जो आपको परेशान कर जाएंगे। खैर, उस तरफ हम जाएंगे ही नहीं, लेकिन इतना जरूर है, मैंने आपसे 3 बार समझने और पूछने की कोशिश की कि कुनबा बिखर रहा है, नेतृत्व क्षमता पर सवाल है, लेकिन मैं आपकी सीमाएं समझ सकती हूँ। उस नेतृत्व क्षमता को लेकर आप कुछ प्रतिक्रिया दे नहीं सकते, मैं समझ सकती हूँ आपकी सीमाएं, समझ सकती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि फिर आपको भी 10 जनपद पर बुला लिया जाए, आपके लिए कोई कॉल आ जाए, मैं समझ सकती हूँ। खेमचंद जी, देखिए, ये कहा जा रहा है कि ये आप लोगों को भी अपनी तरफ देखने की जरूरत है। ये देखना और दिखाना, पीछे फॉलो करना, ये सब कुछ आप पर आरोप लग रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से कांग्रेस में जो हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बीजेपी है। देखिए, बहुत हमारे मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी है। मेरे अच्छे, मैं अध्यक्ष, मेरा बेटा पूर्व अध्यक्ष, मेरी बेटी महासचिव, निर्णय किसको लेना है? मैं और मेरे बच्चों को। गजब की डेमोक्रेसी है और उन्हीं के कमरे में, उन्हीं के घर में डिस्कशन होता है कौन सीएम बनेगा, कौन नहीं रहेगा। अगर मेरे बच्चों का किसी ने अपमान कर दिया तो मैं उसका सीएम पद खा जाऊंगी या उसको पार्टी में नहीं रहने दूंगी। कैप्टन साहब ने, जब राहुल गांधी ने झूठा ट्वीट किया कि जलियांवाला बाग में सही तरीके से काम नहीं हुआ और कैप्टन साहब ने जब सच्चाई बोल दी कि नहीं, वहां कोई परेशानी नहीं है, अच्छा काम हुआ और होना चाहिए था, तो इनको मिर्च लग गई और गांधी परिवार से सहन नहीं हुआ। कैसे राहुल गांधी को उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, कैसे राहुल गांधी को उन्होंने इंडोर्स नहीं किया। वैसे ही इनकी जो देश विरोधी सोच है वो भी सामने आ चुकी है। सिद्धू, उनके जो एडवाइजर हैं, लगातार हम जानते हैं पाकिस्तान के पक्ष में बोलते रहे और जम्मू कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानते। ऐसे अध्यक्ष को ये सीएम बनाना चाहते थे, वो तो कैप्टन वहां पे अड़ गए, डर की वजह से उनको नहीं बना पाए, नहीं तो ये सिद्धू को सीएम बनाना चाह रहे थे, जो भाजपा का मित्र है, जो पाक सीएम का मित्र है। ये सबको देखा है। देखिए, सीएम बदलना, सरकार बदलना, मिनिस्टर बदलना, हर एक पार्टी का अपना इंटरनल मैटर होता है, लेकिन अगर वो इसलिए बदल रहे हो कि वो देश प्रेमी है, अगर आप इसलिए बदल रहे हो कि वो गांधी परिवार के खिलाफ हो सकते हैं, गांधी परिवार अगर गलत बात कर रहा है तो उसका साथ नहीं देते, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी का खात्मा है। गांधी परिवार पर सवाल उठाएगा, उसी के आगे फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। जल्दी से जवाब, फिर मैं जाऊंगी अविनाश जी के पास। चंद्रमोहन जी की आवाज नहीं आ रही है। आधार पंजाब के अंदर है ही नहीं, जो पंजाब के अंदर नेशनल पार्टी होते समय 0 पे दिखती नहीं है, वो क्या करेंगे। और आज सिद्धू जी की बात करते, जब सिद्धू जी इनके पास थे तो इनके सिरमौर थे और इन्हीं के टाइम पे जब सिद्धू जी साहब, अरे हमारे पास थे तो भाजपा के गले मिलने नहीं जाते थे, इमरान खान से दोस्ती नहीं रखते थे। जब से कांग्रेस में आए हैं, कांग्रेस गांधी परिवार की उनको सह मिली है, तब से वो भाजपा के मित्र हो गए, भाजपा के गले लगते हैं, इमरान खान के साथ खाना खाते हैं, इमरान खान की पार्टनरशिप है और एक राष्ट्रवादी सीएम को आप लोगों ने जवाब दिया। उनको डिबेट नहीं है खेलता जी, ये निबंध नहीं है, ये डिबेट किया है
ये निबंध नहीं है, डिबेट है ये। आपके रहते रहते हमने पाकिस्तान को जवाब दिया, पाकिस्तान के टुकड़े दिए, और इसीलिए आपको तिलमिलात होती है। बाजवा या इमरान हमारे दोस्त नहीं है, बाजवा इमरान पाकिस्तान के दोस्त है, क्योंकि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर उनके पास बिरयानी खाने जाते हैं और अपनी माँ के लिए उनसे शॉल लेते हैं। कोई भी हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर कांग्रेसी पाकिस्तान नहीं गया। तो आपके लीडर्स भी वहां जाते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री को हटाने की बात करते हैं। तमाम दुश्मनों के प्रतिनिधि मंडल से यहाँ पर मुलाकात भी होती है, कांग्रेस आला कमान की भी मुलाकात होती है। तो कम से कम देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ताओं से दोनों प्रवक्ताओं से मैं आज ये अनुरोध करती हूँ कि तर्कों पे जरा बात की जाए, क्योंकि इस तरीके से समय भी हटेगा और हो हल्ला होगा, लेकिन सार्थक डिबेट नहीं हो पाती। अविनाश जी, ओके ठीक है, अविनाश जी का स्टेटमेंट ले लूं मैं, आती हूँ आप लोग के पास। अविनाश जी का स्टेटमेंट लूंगी अभी मैं, अविनाश जी के पास जाऊंगी। अविनाश जी अभी देखिए चंद्रमोहन जी, ठीक है मैं आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ। मुझे तर्क का जवाब देने दीजिए। मैं जल्दी से आ रही हूँ सर। अविनाश जी का देखिए उनका एक ओपनिंग रिमार्क और फिर मैं आपके पास आऊंगी। अविनाश जी, एक ट्वीट पढ़ना चाहती हूँ मैं। ये ट्वीट आपने भी देखा होगा जरूर। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी के जो ओएसडी हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया और उस इस्तीफे का एक कारण ये ट्वीट बताया जा रहा है। मैं इस ट्वीट के मायने आपसे समझना चाहती हूँ जो कांग्रेस समझ नहीं पा रही है, या मैं ये भी कहूँ कि जो बीजेपी भी नहीं समझ पा रही है। जरा इस ट्वीट को सुन लीजिए। मजबूत को मजबूर, मामूली को मगरूर किया। मजबूत को मजबूर, मामूली को मगरूर किया जाए, बाढ़ ही खेत को खाए, उस फसल को कौन बचाए। इशारा किस तरफ है अविनाश जी? नमस्कार, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस यही कह सकता हूँ कि राहुल गांधी कुछ दिन पहले माता के दर्शन पे गए तो निकलने लगे तो उनको 3 माताएं याद आई और तीनों के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी शक्ति घट गई है। माफ कीजिएगा, आज मेरी थोड़ी आवाज खराब है। मैं समझ सकती हूँ जी। तो उन्होंने कहा कि दुर्गा की शक्ति घट गई, उन्होंने कहा लक्ष्मी की शक्ति घट गई, उन्होंने कहा सरस्वती की शक्ति घट गई। एक बात कहना भूल गए, अगर इस देश में किसी माता की शक्ति कम हुई है तो वो सोनिया माता जी की शक्ति कम हुई है। सिर्फ चाहे आप पंजाब में देख लीजिए, चाहे राजस्थान में देख लीजिए, या आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए। तो मैं छोटी सी अपनी ओपनिंग में बस यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी अब कांग्रेस पार्टी नहीं रही। पहले से ही वो एक सांप्रदायिक पार्टी थी, अब वो एक देशद्रोही पार्टी हो गई है, जैसा कि अमरिंदर सिंह कह रहे हैं। मैं बीजेपी की प्रवक्ता से कहता हूं कि एक एक्स चीफ मिनिस्टर के बात को एक कॉग्निजेंस लेकर के सिद्धू के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और ये पूछना चाहिए सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से कि उन्होंने कौन सी उनमें खूबी देखी कि उनको अध्यक्ष बनाया। लेकिन यहाँ पे अविनाश जी एक चीज तो है ना, हम अगर बात करते हैं किसी पार्टी की, तो ये पार्टी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका अपना इंटरनल कुछ डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है, उन्होंने चुन लिया क्योंकि अधिकार सबके पास है। लेकिन उस अधिकार का दूरगामी परिणाम क्या होगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो ये दूरगामी परिणाम देश के लिए मुश्किलों भरा या कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा, इस परिपाटी को तय करना होगा ना हमें पहले तो। सिर्फ देश के लिए, सिर्फ और सिर्फ देश के लिए आज कांग्रेस तालिबान से बड़ी खतरा है। मैं आज कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि तालिबान से बड़ा खतरा कांग्रेस आज के डेट में इस देश में है। तो बताइए चंद्रमोहन जी, तालिबान से बड़ा खतरा अगर कांग्रेस है और आप देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं, आप प्रणेता कहे जाते रहे हैं। मुझे अब लामी जरा बोलने दीजिएगा थोड़ा सा, और दोनों को बड़ा सभ्यता सिखा दीजिए कि दोनों की बातों का मैं जवाब दे सकूं। अगर बीच में पीपी करना है तो फिर मेरे को मत बुलाइए। नहीं कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। आप भी थोड़ा मर्यादित शब्दों का उपयोग करें और कोई नहीं बोलेगा। बोलिए। बड़ी सभ्यता के साथ मैं दोनों की बातों का जवाब देता हूँ। पहले मैं अपने अविनाश भाई की बातों का जवाब देता हूँ। अविनाश भाई की दृष्टि का जो कसूर है वो अविनाश भाई जवाब दे सकते हैं, क्योंकि अगर राहुल गांधी जी ने माताओं का बात करा तो इस देश के अंदर माता दुर्गा भी है, माता सरस्वती भी है, माता लक्ष्मी भी है, क्योंकि इस देश की हर नारी का नाम वो भी है। तो आपकी मानसिकता पे आपको जवाब जाता है, हमारा नहीं देने की जरूरत। और आप जिस सोनिया गांधी की बात करते हैं, अगर आप उनको माता मानते हैं तो आप अपनी माता की तुहीन मानते हैं। सोनिया गांधी हमारी नेता है, इस देश की नागरिक है। आप जैसे व्यक्ति उन्हें माता मानते हैं तो आप अपने घर में फोटो लगाइए। हमारी तो वो नेता इस देश की नागरिक है, हम उस पर गर्व करते हैं, हेड ऑफ सूट मारते हैं। अब मैं खेमकर जी की बात पे आता हूँ और आपकी तालिबान की बात देता हूं। तालिबानी वो लोग होते हैं जो हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के नागरिकों को तालिबानी कहते हैं और तालिबानियों के सामने जाके माथा टेकते हैं।
जब तालिबान को जरूरत होती है ओंकार भरने की, और ये लोग बजाय तालिबान को ओंकार मारने के अपने देश पे ओंकार मारते हैं, तो तालिबानी मानसिकता के लोग वो लोग होते हैं जो डिबेटों में बैठ के तालिबान का जिक्र करते हैं। अपने लीडर्स को तालिबानों भूल के अगर गए, शुक्र देना है, अपने लीडर्स को भूल गए, जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी को भूल गए आप, अभी भूल गए क्या? मध्य प्रदेश के विधायक मसूद अंसारी को भूल गए क्या? नहीं, अगर आप भूल गए हो तो मैं कुछ नाम याद दिलाती हूँ, ताकि क्योंकि ये वही लोग हैं जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं और आजादी बता रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कट्टरवाद के खिलाफ अगर यहाँ पर आवाज बुलंद होती है तो जो लोग कट्टरवाद के विरुद्ध में आवाज बुलंद करते हैं उनके विरोध में ये सड़कों पर आ जाते हैं। तब कहाँ होती है ये लंबा चौड़ा भाषण, तब कहाँ चला जाता है? मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, आप उनकी बात को जवाब दो। देखिए, कट्टरता किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के लिए अंदर हो, वो खतरनाक होती है और देश के लिए खतरनाक होती है, चाहे वो किसी भी आपकी नजरों में पाकिस्तान क्या है सर? जी आपकी नजरों में हमारी नजर के अंदर पाकिस्तान के साथ हमारा संबंध न था और न है, और हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जड़ दिया। हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के टुकड़े करे और अमेरिका चिल्लाता रहा और हमने एक नहीं सुनी। तो उसी पाकिस्तान की धरती पर जाकर आपके नेता इमरान खान के साथ गलबैया करते हैं, उन तस्वीरों को आप क्या कहेंगे? उसी पाकिस्तान के साथ आपके नेता पहुंचकर उसके नेता के साथ गलबैया करते हैं, उसे क्या कहेंगे आप? देश विरोधी तत्वों के बीच में बैठकर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को हटाना है, उसे आप क्या कहेंगे? जब विदेश मंत्री जाके तालिबान के अंदर गुपचुप मीटिंग करके समझौता कर रहे थे, तो अविनाश भाई की दृष्टि बंद थी क्या? अविनाश जी से बोल नहीं सकते थे क्या? आईने की चमक जरा सामने आने दीजिए, धूल के पीछे की बात मत करिए। देश के राजनीतिक विशेषज्ञ विपक्ष को टारगेट करेंगे जी, आपकी बात हो गई है, बड़ी हास्यास्पद चीज है, बड़ी हास्यास्पद है। देखिए, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, आपकी आदत में आ गया कि अगर एंकर आपसे सवाल पूछ ले तो वो बीजेपी का प्रवक्ता हो जाता है, अगर कोई वरिष्ठ पत्रकार आपसे सवाल पूछ ले तो वो बीजेपी का प्रवक्ता हो जाता है। आप इस बात को मैं वैल्यू ही नहीं देते। पाकिस्तान के सैनिक तो सेना को वर्दी भी नहीं देते, कश्मीर वापस नहीं लिया, और हमारे जो सैनिक पाकिस्तान के हुए सेना को सोचना पड़ता है, वापस नहीं लिया। हमारे सेना ने सोचा नहीं था, ने बहुत बड़ा पाकिस्तान के टुकड़े भी करे थे, आज की स्थिति क्या है कि जो भारत विरोधी बात करता है, जो भारत के खिलाफ बात करता है, आपने जिस विषयों की बात रखी उस पर आपको मुंह की खानी पड़ी। अगर मुंह की ना खानी पड़ती होती तो आज अमेरिका के और संबंध के कारण रशिया आपसे बात नहीं जाता, तालिबान के अंदर चाइना और रशिया के कारण आपकी ऐसी हालत न होती। आपकी विदेश नीति भी फेल हुई पाकिस्तान पे भी और उसके ऊपर भी, क्योंकि सिर्फ आपने देश में रहते हुए सिर्फ भाषण ही दिया, तरक्की करे, काम करे, वो आपको दिखता है। प्रेमी आज आपने देश को दिया बता दीजिए, आपको रुकना पड़ जाएगा। ठीक है, जरा अविनाश जी को, क्योंकि अविनाश जी की आज थोड़ा सा गले में परेशानी है, इसलिए हम थोड़ी उनकी बात को थोड़ा शांति से सुन लेंगे। अविनाश जी, देखिए, मैंने एक चीज कही कि आईने पे धूल लगी हुई है, कांग्रेस ये समझने को तैयार नहीं है, अभी भी उनको उसी धूल में चमक नजर आ रही है, जबकि सच्चाई ये है कि अब उस धूल को साफ करने की जरूरत है, और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से आईना टूट जाएगा, चकनाचूर नहीं होगा, वो आईना टूट जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है जो कांग्रेस नहीं समझ पा रही है। लावनी जी, आपने अपने एडिटोरियल कमेंट में कहा G23 का आपने रेफरेंस लिया, बिल्कुल सही बात बोली। तो इनके यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी या धूल, जिसको आप जो भी आप कहना चाहें, ये साफ करना नहीं चाहते। किसका मजाल है कि गांधी परिवार में या गांधी दरबार में सोनिया माता के खिलाफ कुछ कह दे। अमरिंदर सिंह ने कोशिश की, देखिए क्या हाल हुआ। आज सिद्धू जी उनके नाम का झाल बजा रहे हैं, तो देशद्रोही होते हुए वो चेयरमैन बने हुए, प्रेसिडेंट बने हुए पार्टी के, तो ये पार्टी धूल में मिल गई है, इसका आईना नहीं बचा है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि अभी जो पंजाब में हुआ, ये एक उदाहरण ये कहा जा रहा है। मैंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर भी हम जरा उस कॉन्टेस्ट पे भी बात कर ले, समय हमारे पास आज थोड़ा सीमित है। राजस्थान में जो हो रहा है या फिर छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, आपने हमारी रिपोर्ट भी देखी होगी, क्या आपको लगता है कि अगला जो किरदार बदलेगा वो ये इन दो राज्यों का बदलेगा? मेरे समझ से अभी उसमें समय है, क्योंकि दोनों तरफ छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी जो आपस में द्वंद्व है वो अभी बराबरी का नहीं है। वहां पे
बघेल साहब अभी मजबूत है, देव साहब को बहुत कैचअप करने की जरूरत है। और पर लड़ाई है, घनिष्ठ लड़ाई है, बहुत तेज लड़ाई है, पर देव साहब को भी कैचअप करने की जरूरत है। उसी तरह पायलट साहब को राजस्थान में बहुत बड़ी लड़ाई है, पर उनको कैचअप करने की जरूरत है। फर्क केवल 15 से 20 एमएलए का है। ठीक है चंद्रमोहन जी, एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल कमेंट आपसे चाहूंगी कि देखिए, जब एक बड़ा परिवर्तन होता है, जब हम चुनाव के दौर में जाते हैं तो परिवर्तन होता है और परिवर्तन करना हर पार्टी के पास का अपना अधिकार है, लेकिन ये परिवर्तन क्या जनता एक्सेप्ट करेगी, ये बड़ी बात होती है। आप देखें कि लगातार ये कहा जा रहा है कि पुराने लीडर्स नाराज हैं, नए लीडर्स को मौका मिलना चाहिए। दूसरे तरफ पुराने लीडर्स कहते हैं कि नए लीडर्स अपनी बातों को हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। और यहाँ तक ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि खुद राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी में नहीं बनती, क्योंकि दो खेमे अलग अलग हो रहे हैं। थोड़ा सा इस पर भी आप टिप्पणी कर दीजिए, क्या ऐसा हो रहा है अंदर ही अंदर? देखिए, कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है। इस समय कांग्रेस सफाई की तरफ है, नहीं है मेरे डिबेट में, इसीलिए बार बार डेमोक्रेसी है सर, प्लीज इंटरनल डेमोक्रेसी यहाँ बरकरार रखते हैं। उनकी जवाब सुनते हैं फिर आपके पास आते हैं। नहीं चंद्रमोहन जी फिर मेरे ऊपर सवाल खड़ा कर देंगे। जी चंद्रमोहन जी। देखिए लावनी जी, जो आपने प्रश्न दिया उसका जवाब आप गुजरात पे लीजिए। गुजरात के अंदर एक मुख्यमंत्री पुराने थे, कार्य कर रहे थे, उनकी पूरी कैबिनेट पुरानी थी और बिना किसी की जनमत के, बिना लोगों की सलाह सफाई के, बिना वहां के नेताओं के, एक मिनट वापस आने दीजिए। पंजाब में अगर चेंजेस होते तो आपको 24 घंटे की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं सर, आपके प्रश्न पे ला रहा हूं ना, आपके प्रश्न पे आ रहा हूं। वहाँ विजन क्लियर था, वहाँ इस्तीफा एक तरफ होता है, दूसरी तरफ नाम पहले से ही तय था। यहाँ तो 5-5 नाम थे सर, 5-6 नाम थे, विजन क्लियर नहीं था। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पे किसी का नाम लिखा होता है, एक पे निशान देश का लगा होता है। मेरे को कहने तो दीजिए जिस बात को मैं कहना जा रहा हूँ। तो वहां पर पूरे मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट को हटा दिया गया और एक नया चेहरा, नया सिस्टम लाके दे दिया। क्या वो लोकतंत्र में लोगों से पूछा गया? नहीं, वो हिटलरशाही थी। आज जो हुआ या चंद्रमोहन जी, यहाँ किससे पूछा गया? जी सुन लीजिए, करिए ना। गांधी परिवार में आपने भी मेरे टाइम में बोला था कि किसी की किससे बात पूछा गया? राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, कि बात को सोनिया काट गांधी सके। से। अगर दम है तो मेरी बात को काटिए, कमजोर आदमी की तरह मत चिल्लाइए। मैं आपकी बातों को तर्क से काटूंगा। आदमी की तरह आप कमजोर आदमी की तरह मत चिल्लाइए। अरे छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, अरे ब्राह्मण लोगों से पूछा, SMS सर्वे किया, आपने कोई कैंपेन कराया, आपने कोई जाके मीटिंग करी, आपने कोई रैली करी, कहाँ से फीडबैक लिया आपने? आपने सिर्फ गांधी परिवार में माता और उनके 2 बच्चों से पूछा, तो ये जनता की राय कैसे हो गई? तो फजीयत से बचने के लिए आप चिल्लाते हो। अरे दम है तो सुनो। चंद्रमोहन जी, आप बताओ ना, आप कह रहे हो जनता से पूछा, कौन सी जनता से पूछा? क्या सोनिया जी के सामने राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जनता हो गए? एक पूर्व महामंत्री, कौन सी जनता से पूछा? पहले का एक्स व्यक्ति आएगा, फिर बोला बाई नहीं, अब एक्स ही आएगा, फिर बोला नहीं एक्स वाई दोनों ही नहीं है, कोई तीसरा व्यक्ति है। कर लेने दीजिए, फिर मैं आती हूँ आपके पास ही आऊंगी। ठीक है चंद्रमोहन जी। खेमका जी, आपकी बात का जवाब मेरे पास ऐसा है जो मैं कहना नहीं चाहता, कहूंगा तो बहुत तिलमिलाट हो जाएगी, इससे मैं नहीं कहता हूँ। कभी वक्त में आप चाय पियेंगे तब आपको बोलूंगा, मत बोला करो ऐसे, आप गलत बोलेगा। चलिए किसी बातों को काटना है तो तर्क से काटिए। देखिए, एक पॉलिटिकल आदमी, हम लोग पॉलिटिकल नेता है। मैं आपसे जवाब लाके वापस आ रहा हूँ। देखिए, कल जो हुआ, कल कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने रिजाइन दिया और रिजाइन देकर उन्होंने अपना दर्द भी बयान करा कि मुझको ऐसा हुआ और ये चीज हुई, इसके कारण मेरे को अपमानित हुआ, ये सब बातें करी उन्होंने। तो ये एक लोकतंत्र की मर्यादा के अंदर मुख्यमंत्री ने अपनी पुकार भी खड़ी। तो आज जो हुआ वो भी आपकी नजर में कुछ भी हो, आज हमारी नजर है लोकतंत्र के अंदर। हमने आज भी एक ऐसा चीफ मिनिस्टर दिया जो 1966 के बाद पंजाब के अंदर पहला दलित नेता दिया, जो लोग कहते हैं। और आपका तो जनाधार नहीं है। अब वापस आ जाते हैं जिस विषय की राष्ट्रीयता के अंदर आप बात करते हैं, जिस चीज की आप चौंकते हैं। अरे तर्क करना है, जब वक्त आएगा उस तर्क की लड़ाई लड़ना। सत्ता के लिए अपने देश के वासियों को बांटना और उनको तालिबानी कहना और राष्ट्रवाद के नाम पे उनको छदम करना, ये भाजपा के नेताओं को शोभित देता है, कांग्रेस को नहीं देता। क्योंकि मुझको अगर अपने देश की परिभाषा जानी है तो मुझे खेमका जी बात तय कर लेने की जरूरत नहीं है। मेरे को हिंदुस्तान के अंदर रहने। कांग्रेस में महाभारत आज की
चर्चा का ये विषय है। और पहले आपने देखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो दिख रहा है उसको कहीं ना कहीं से बीजेपी बुनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सच बात तो ये है कि जो दिख रहा है वो समझ में भी आ रहा है कि आखिर कहां पर चूक हो रही है, कहां पर तार कमजोर हो रहा है, कहां पर कांग्रेस जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है आज अपने अस्तित्व को बचाने की ही लड़ाई करने पर जूझ रही है, संगठनात्मक स्तर पर भी कमजोर होती जा रही है। ये तमाम सवाल कांग्रेस से इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि पंजाब के बाद जो पंजाब में हुआ उसके बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या राजस्थान में, क्या छत्तीसगढ़ में, क्या इन दो राज्यों में भी ऐसा कुछ होगा जो कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ा करेगा। चलिए एक बार फिर से पैनलिस्ट के पास वापस लौटते हैं। एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ब्रेक से पहले चंद्रमोहन जी आप कुछ कह रहे थे, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले जरा अविनाश जी के पास जाना चाहती हूँ। अविनाश जी, अभी ब्रेक पर मुझे अचानक याद आया और मुझे, अगर मैं गलत होंगी तो आप तीनों मुझे करेक्ट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा था ना, जब नसीहत दी जा रही थी खुलकर कि परिवर्तन की जरूरत है। कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बीच जब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और उस बीच में कमलनाथ जी का एक वीडियो भी सामने आ गया था, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है और कांग्रेस एक ही राग पकड़ रही थी कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। और इन सब के बीच देखिए क्या हुआ था फिर। आज न ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ हैं और न ही जितिन प्रसाद कांग्रेस के साथ हैं। और दोनों के स्टेटमेंट और अमरिंदर सिंह के स्टेटमेंट को जरा उठाकर देख लीजिए, तीनों में ही एक वाक्य, एक शब्द कॉमन है कि घुटन होती है, ह्यूमिलिएट फील कराया जाता है, आला कमान बातों को नहीं सुनते हैं। तो फिर क्या माना जाए, आखिर कांग्रेस किस चीज को इतनी देर से फिर चंद्रमोहन जी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं? सब तो सामने है। अविनाश जी नुकसान कर देती हैं क्योंकि आपके पास सारा तथ्य है। बिल्कुल सही बात है। मैं चाहूंगी आप अपनी बात को दोबारा शुरू करें क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई थी। लावनी जी, आप हमारा काम आसान कर देती हैं क्योंकि आपके पास सारे तथ्य हैं। जितनी भी बातें बोली, तथ्य की बातें बोली आपने। और कांग्रेस में कह चुका हूं कि अब वो पार्टी नहीं रही, अब वो माँ बेटे का क्लब हो चुका है। चंद्रमोहन जी जैसे लोग कुछ ऐसे हैं जिनको शायद कोई अपनी गरज होगी, वरना ये पार्टी पिछले 70 साल में इस देश को लूटा है और इस देश की हर जनरेशन ने कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ गरीबी और लूट के साथ ही जोड़ती है और जोड़ना चाहती है। कांग्रेस दोबारा कभी वापस नहीं आएगी और एक एक करके, जैसे ज्योतिर भाई ने छोड़ा, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा को कैसे भूल सकते हैं? हेमंत बिश्व शर्मा बहुत बड़ा नाम, बिल्कुल। हेमंत बिश्व शर्मा को कैसे भूल सकते हैं? कुत्ते की बिस्किट खिला रहे थे उसको। आप समझिए, डेमोक्रेसी की बात करने वाले आदमी कुत्ते की बिस्किट खिला रहे थे। चंद्रमोहन जी, आप कभी जाइएगा तो होशियारी से जाइएगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं क्यों बोला कांग्रेस को तालिबान? जैसे तालिबान अपने देश में अपने देश का नुकसान कर रहा है, अपने लोगों को मार रहा है, उसी तरह कांग्रेस ने 70 साल में अपने सारे लोगों को मारा है, दलित को मारा है, मुसलमान को मारा है, गरीबी के नाम पे लोगों को मारा है और देश का संसाधन को बेहिसाब लूटा है। आज ये फिर प्रतीक की राजनीति कर रहे हैं। उनके प्रवक्ता बैठ के बोल रहे हैं कि दलित को उन्होंने बनाया है मुख्यमंत्री। मैं पूछना चाहता हूं, क्या 24 दलित और ओबीसी जब स्वेरिंग इन सेरेमनी पार्लियामेंट में हो रहा था और वो अपना बात रखना चाहते थे, तो कांग्रेस ने नकली पेगासस के बहाने क्या पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करके ओबीसी का और दलित का अपमान नहीं किया? मैं क्लियर जवाब चाहता हूं चंद्रमोहन जी से। चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए सर। देखिए, अविनाश जी ने जो बातें बोली है, मैंने बोला है कि अविनाश जी के ऊपर, उनकी दृष्टि के ऊपर एक पट्टी बंधी है। जैसे बापू जी के 3 बंदर थे कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, तो आज कुछ 3 बंदर, मैं किसी को संबोधन नहीं कर रहा हूं, आज की दृष्टि 3 तरह से हो गई है कि सच मत बोलो, सच मत सुनो और आंखों पे पट्टी बांध पे सरकार के लिए बोलो, विपक्ष के लिए गलत बोलो, सरकार के लिए सत्य बोलो, वो चाहे झूठ। तो अविनाश जी सुन लीजिए, मैंने भी गरिमा के साथ आपकी बात सुनी, आपने मेरी पार्टी पे ब्लेम लगाया, लेकिन मैंने तब भी सभ्यता से सुना आपकी बात को। सुनिए, आपकी बात मैं सुना तो मेरी बात भी सुनिए। तो आपकी अपनी मर्यादा है, आपके अपने संस्कार है, आप अपनी बात रख सकते हैं, लोकतंत्र है। मुझे आपका विरोध नहीं करना, मुझे आपकी तर्क से बात काटनी है। देखिए, आप विषय का आता है, विषय आता है कि आप कहते हैं कि कांग्रेस ने लूटा। देखिए, कांग्रेस ने कितना लूटा? 70 साल में जो बनाया वो 7 साल में इस भाजपा सरकार के सशक्त नेतृत्व ने, जिसको कहा था सारा बेच दिया।
कांग्रेस ने लूटा। और देखिए कांग्रेस ने कितनी बेरोजगारी कर दी। जिस बेरोजगारी को कह के सरकार आई थी, आज उस बेरोजगारी को बढ़ा दिया और आपने आंखों पे पट्टी बांध दी। जिस डॉलर के रेट को नीचे करना था वो डॉलर का रेट बढ़ गया और आपने आंखों पे पट्टी बांध दी। जिस पेट्रोल को 35 रुपए लाना था वो आज 100 के पार चला गया, आपने पट्टी बांध दी। उज्ज्वला गैस के कनेक्शनों के लोग आज लकड़ के चूल्हा जला रहे हैं, गैस 1000 रुपए हो गया और आपने आग पे पट्टी बांधी। अब आता है, आपने बोला नेताओं को मारा, कांग्रेस ने नेताओं को नहीं मारा, कांग्रेस ने नेता पैदा करे और कांग्रेस ने देश के अंदर नए प्रधानमंत्री दिए। कांग्रेस के नेताओं ने शहादत दे के बलिदान दे के अपने खून से जाने दी। ये कांग्रेस है, ये भाजपा नहीं है। ये बातें तो बोल दी, लेकिन आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बुक के बारे में आप कुछ नहीं बोल पाए। आप जितिन प्रसाद ने जो बोला आप नहीं बोल पाए, जो हेमंत बिस्व शर्मा ने बोला आप नहीं बोल पाए, कैप्टन अमरिंदर ने जो बोला नहीं बोला। छोड़ दीजिए इनको, थोड़ा पीछे चले जाते हैं। गुलाम नबी आजाद विदाई के समय सदन में ये कहते हैं कि इस देश में अगर मुसलमान सुरक्षित है तो वो अगर धरती पर तो वो हिंदुस्तान है। और आपकी तरफ से क्या क्या कहा जाता रहा है ये भूल गए हैं आप। लावनी जी, मैं आपकी बात का जवाब देने जा रहा हूँ। सेक्युलरिज्म पे आपने पेशेंट करा था, मत भूलिए सर, ये मत आपने सेक्युलरिज्म पे पेशेंट करा था, मैं वहीं आ रहा हूँ। देखिए हमारे कार्यकारी अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने एक बात बोली, जिनको जाना है जाओ, जो भाजपा की या किसी और की विचारधारा के सहमत है जाइए, आपको खुला मंच है। जो कांग्रेस में रहेगा वो निडरता के साथ कांग्रेस की बात करेगा, राष्ट्र की बात करेगा। और सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म पे आ रहा हूँ। सेक्युलरिज्म वो है जहाँ सेक्युलरिज्म में भारत के अंदर सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, चाहे वो सारा मजहब हो, सारा दीन हो। ये सेक्युलरिज्म तालिबान वाला ही है अफगानिस्तान में, जिसमें 70,000 तालिबानियों ने लाखों की आबादी को अपने अधीन कर दिया। ये हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। वो तालिबान था जिसके अंदर आप जैसे कट्टर लोग बैठे थे आके, इसीलिए उनका हाल हुआ। हिंदुस्तान में अगर 3 सदस्यों को कहते हैं ना कि 3 अभी बाकी हैं, पार्टी अभी बाकी है, बस 3 चेहरे हैं, पार्टी अभी बाकी है, बस यही चलेगा कुछ दिनों के बाद, यही चलेगा सर। ये सच्चाई स्वीकार कर लीजिए। सेक्युलरिज्म की बात पे आ जाते हैं। सेक्युलरिज्म सरकार से आप बहुत सवाल कर रहे हैं, सरकार के प्रतिनिधि हमने और आपने तो बहुत बोलिया। बेचारे खेमचंद जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। आप सेक्युलरिज्म की बात को समझ लीजिए। सेक्युलरिज्म में सुन लो, 10 मिनट से बोल रहे हैं सेक्युलरिज्म की बात के अंदर सारी बात ला के देश के अंदर खड़ा करना, तालिबान के 70,000 तक नहीं है। इस समय कांग्रेस पार्टी की वजह क्लब बन चुकी है और उस क्लब के मुखिया सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और उस क्लब के मेंबर हैं, जितने भी दरबारी हैं वो उस क्लब के मेंबर हैं। और दरबारियों के अलावा ये किसी को भी टिकने नहीं देना चाहते। आप देख लो पंजाब में क्या हुआ है। इन्होंने सिद्धू दरबारी को स्टेब्लिश करने के लिए वहां पे जो राष्ट्रवादी सीएम है उनकी जड़ें उखाड़ दी, उनको बेइज्जत किया, अपमानित किया और अपमानित करके बाहर किया। राजस्थान में क्या हो रहा है? जिनके नाम पे इन्होंने चुनाव जीता उसको तो साइड में कर दिया और जो दरबारी वहाँ पे जो किसी का हक मार के बैठा हुआ है उसके पीछे गांधी परिवार खड़ा हो गया और उसको वहाँ पे टिकाए हुए हैं। वैसा ही छत्तीसगढ़ में हो रहा है। आप देखेंगे जी समय की कुछ सीमाएं। आप सभी मेहमानों को शायद एक आखिरी सवाल जल्दी से, अविनाश जी आपका कमेंट लूंगी। आपको सभी को पता होगा, पता है ना कि नागालैंड में आज क्या हुआ है? नागालैंड में विपक्ष विहीन सरकार हो गई। बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन है। तो क्या अविनाश जी ऐसा ही कुछ परिस्थिति अभी आने वाले वक्त में देश में तो नहीं बनने वाली है? कांग्रेस की जो परिस्थिति बन रही है उसे देखते हुए पूछ रही हूं मैं आपसे, अविनाश जी। चंद्रमोहन जी जा चुप तो हो जाए। नहीं वो चुप है, उनकी आवाज नहीं आ रही। आप बोलिए सर जल्दी से। देखिए कांग्रेस आज की स्थिति में कुछ भी करने के लायक नहीं है लावनी जी। वो खत्म होने वाली पार्टी है, वो आज न कल खत्म हो जाएगी, खुद के बोझ से दब के खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो अगर आपने दल देश को नीचे किया और दल को ऊपर किया तो निश्चित रूप से उस दल के अस्तित्व पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और कांग्रेस को यह समझना होगा, जब हम देश की बात करते हैं तो देश की जनता, उसके मुद्दे भी होते हैं और वो लोकतांत्रिक ढांचा होता है जिसका हवाला हर एक पार्टी देती है। लेकिन क्या उस लोकतांत्रिक ढांचे की सही परिभाषा को वो पार्टियां समझ पाती हैं? खासतौर से कांग्रेस की हम बात करें, पंजाब में जो कुछ हुआ और उसके बाद जो सुगबुगाहट राजस्थान और छत्तीसगढ़ से दिख रही है, क्या वहां पर इस लोकतांत्रिक ढांचे की परिभाषा को समझकर
जिस परिवर्तन की बात लगातार कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है, उस परिवर्तन का एक मजबूत आधार तय हो पाएगा? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस जल्दी इस बात को समझे। चलिए इसी के साथ आज बस चर्चा में इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी अपनी राय हमारे यहाँ आज रखी। आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।